क्या आपने कभी ऐसा मैच देखा है कि जिस मैच में एक टीम जीतती है लेकिन हारती कोई टीम नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा चुनाव सुना है, एक जिस चुनाव में एक प्रत्याशी जीत जाता है लेकिन उसके विपक्ष में कोई प्रत्याशी नहीं होता है? शायद मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, ऐसा अपने भारत देश में हो रहा है। नमस्कार, मैं अक्षय नरवाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत के गुजरात में, जिस गुजरात की डंके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में गुजरात मॉडल के नाम से पूरे ढिंढोरे पीटने का काम किया। उस गुजरात में क्या काम इस बीजेपी सरकार ने या मोदी सरकार ने या जो पहले रही क्या करने का काम किया है? वहाँ पे विपक्ष को खत्म करने का काम किया है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, वहाँ लोकशाही की हत्या करने का काम किया है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र। उस लोकतंत्र में लोगों की अहमियत को खत्म कर दिया जाता है, उन लोगों से मतों का अधिकार छीन लिया जाता है, उन लोगों को अपने मत का प्रयोग करने नहीं दिया जाता। सूरत की लोकसभा सीट जहां से मुकेश दलाल निर्विरोध चुने जाते हैं और निर्विरोध सांसद बन जाते हैं, उनके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नीलेश कुंभानी खड़े थे, बीएसपी के प्यारेलाल खड़े थे, और एक सरदार पटेल जी के नाम पर पार्टी थी, उस पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा था। और भी 5 7 8 10 प्रत्याशी होंगे। आमूमन ऐसा होता है, जब आप देखते हो कि बैलेट मशीन के ऊपर जब आप बटन दबाने जाते हो तो बहुत सारे चुनाव चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई भी प्रत्याशी चुनाव का प्रचार करता है तो बैलेट पेपर का नमूना बनाता है कागज के ऊपर, और बुजुर्गों को, अनपढ़ व्यक्तियों को, सबको समझाने का काम करता है कि मेरा चौथा बटन है, मेरा पांचवा बटन है, मेरा छठा बटन है, मेरा पहला बटन है, मेरा दूसरा बटन है। लेकिन अब मेरे ख्याल से उस बैलेट पेपर के ऊपर भी उन चुनाव चिन्हों की संख्या कम हो रही है, और उस बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव चिन्हों की संख्या के साथ साथ ऐसे पेपर और बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेपर तो छोड़ो, चुनाव जीतने के लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्विरोध आप जीत जाते हैं। सूरत में ऐसा हुआ है। आप क्या देखना चाहते हैं? मैं इस जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो बीजेपी पार्टी का बहुत विरोध होता है, बहुत विरोध करते हैं, बीजेपी के पार्टी के ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं कांग्रेस से बात करना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय सत्तर की नेशनल पार्टी है, उस पार्टी के जो प्रत्याशी वो चुनते हैं, जिस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाते हैं, जिस प्रत्याशी को वो टिकट देते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी में आज तक समझ ये नहीं हुई कि उनका कौन है और कौन नहीं है? क्या ये जो पुराने मूड, मैं अगर हरियाणवी भाषा में कहूँ, जो कांग्रेस पार्टी में पक गए हैं, उन मूड़ों को कौन पाड़ेगा, कौन उखाड़ के फेंकेगा? नई एंट्री कैसे होगी? जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं दोगे तो पुराने ऐसे ही दगाबाजी करेंगे और सेटिंग करेंगे बीजेपी के साथ, और पार्टी को भी हरवाएंगे, देश के लोकतंत्र को भी हरवाएंगे, और देश की उस पब्लिक को भी शर्मसार करने का काम करेंगे, और उनसे भी मताधिकार छिनवाने का काम करेंगे। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जितना महत्व पक्ष का होता है उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, हर स्टेट में और सेंटर में, यूनियन में भी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ये पूरा खेल क्या हुआ। 8 कैंडिडेट नॉमिनेशन भरते हैं, 8 कैंडिडेट नामांकन पत्र भरते हैं सूरत से चुनाव लड़ने के लिए। उनमें से एक बीजेपी के मुकेश दलाल और कांग्रेस के हमारे होते हैं नीलेश कुंभानी जी, और बीएसपी के होते हैं प्यारेलाल जी। उन्होंने जब वो नामांकन पत्र भरते हैं और जब वो वापस लेने का टाइम आता है नामांकन पत्र, तो जो बीजेपी के लोग होते हैं वो एक अलफनामा देते हैं कि जो नीलेश कुंभानी ने फॉर्म भरा है उसमें सिग्नेचर गलत है 3 प्रस्तावकों के। जो 3 प्रस्तावक हैं वो नीलेश कुंभानी के परिवार से गहरे रिश्तेदार थे, और उनको प्रस्तावक बनाया गया है। ऐसा नहीं होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको प्रस्तावक बनाया जाता है। लेकिन सबसे पहला सवाल, नीलेश कुंभानी ने अपने परिवार के व्यक्तियों को प्रस्तावक क्यों बनाया? दूसरी बात, नीलेश कुंभानी ने अपने परिवार के व्यक्तियों को प्रस्तावक बना दिया, उन्होंने गलत साइन क्यों किए? गलत साइन भी कर दिए। तीसरी बात, अगर किसी व्यक्ति का नामांकन पत्र रद्द होता है तो कोई विरोध प्रदर्शन कुछ ना कुछ मीडिया के सामने आता है, कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन नीलेश कुंभानी अपने घर से ही गायब है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पहुंचते हैं, और लोकशाही की हत्या करने वाला, लोकशाही का गद्दार, इस तरह के पैम्पलेट्स लेके उनके घर पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए, इस खेल में
बीजेपी ने कांग्रेस को सेट कर लिया और उसके बाद इंटेलिजेंस की मदद से, क्राइम ब्रांच की मदद से वो बीजेपी के प्यारे लाल की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उनको भी सेट कर लेते हैं, बीएसपी के कैंडिडेट को। तो बीएसपी के कैंडिडेट भी सेट हो गए। फिर कोई कैंडिडेट बचे, एक सरदार पटेल के नाम से कोई गुजरात में पार्टी है, उस कैंडिडेट को भी सेट कर लिया। टोटल 8 कैंडिडेटों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए और अकेले मुकेश दलाल बचे और उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया। सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग के ऊपर भी खड़ा होता है। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा क्यों होता है? मैं कोई मैच खेलता हूं और मैं खुद का अंपायर चुनता हूं तो मेरे पक्ष में फैसले होंगे, इस तरह की आशंकाएं और संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा ही चुनाव आयोग के कमिश्नर्स को सिलेक्ट करने के लिए पूरे देश में हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह तय कर रहे हैं कौन चुनाव कराएगा, कौन नहीं कराएगा। उसमें भी विपक्ष की भूमिका को शून्य कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष की तरफ से थे, लेकिन उन्होंने असहमति जताई इस सिलेक्शन के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को एक फाइल दी जाती है जिसमें रूल एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं। अभी इलेक्शन ऐसे ऐसे कराने हैं और ऐसी ऐसी स्थिति में आपने ये फैसले लेने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी किसी भी कैंडिडेट के नामांकन पत्र में कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई डाउट है कि इसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा कैंडिडेट को दिया जाता है। वो भी यहाँ पे नहीं दिया गया नीलेश कुंभानी को। अगर साइन वाकई में ही गलत थे तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था। और दूसरी बात आप देखिए, रिमेंबर दैट वेन एवर ए कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर इज रिजेक्टेड विदाउट प्रॉपर रीजन टू सेट असाइड द इलेक्शन इन एन इलेक्शन पिटीशन। जब भी किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र उचित कारण के बिना खारिज कर दिया जाता है तो वह चुनाव याचिका में चुनाव को रद्द करने का एक कारण हो सकता है। जब चुनाव को ऐसे रद्द कर दिया जाएगा विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, तो उस चुनाव को रद्द करना होता है, उस चुनाव को ही रद्द करना होता है जब कोई चुनाव लड़ने वाला ही नहीं बचे। लेकिन यहाँ पे तो रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ को उनको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। मैं गुहार लगाता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जो घटना चंडीगढ़ में हुई थी उस घटना से भी बड़ी घटना ये सूरत की घटना है। इसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट स्वैत संज्ञान लेके इसकी पूरी की पूरी जांच कराने का काम करे और जनता को बताने का काम करे कि आपसे मताधिकार छीनने में दोषी कौन है, कौन व्यक्ति दोषी है। गुजरात का बीजेपी का अध्यक्ष दोषी है या कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति दोषी हैं या कांग्रेस और बीजेपी फ्रेंडली मैच आपस में खेल रही है। और एक जनता से बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस और बीजेपी में बट के ही आपने वोट देना है, क्या 18 लाख लोगों में से किसी एक मां ने ऐसी हिम्मत नहीं करी कि इनके खिलाफ कोई एक उनका बेटा भाई चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति तैयार कर दे? लेकिन नहीं, गुजरात मॉडल के ढिंढोरे बहुत पीटे मोदी जी ने, लेकिन गुजरात में किया कुछ नहीं, सिर्फ विपक्ष को खत्म करने का काम किया। कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। मध्य प्रदेश में खजुराहो की सीट थी, वहां पे इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट था उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। वहां भी जो इंडिया गठबंधन है किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां उनका कैंडिडेट नहीं है। खजुराहो की सीट मध्य प्रदेश से। उसके बाद ही खेल खत्म नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करता हूं। अरुणाचल प्रदेश में 10 लोग विधानसभा के एमएलए जीत जाते हैं बिना वोट डाले, बिना चुनाव हुए। जैसे सूरत में हुआ ऐसे ही वहां पे होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 10 के 10 कैंडिडेट बीजेपी के जीते, उनमें सीएम पेमा खांडू समेत उनके डिप्टी सीएम भी थे। अरुणाचल प्रदेश में कोई वोट नहीं डली और 10 के 10 कैंडिडेट बीजेपी के जीत के आगे। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, नामांकन पत्र हमेशा विपक्षियों के क्यों रद्द होते हैं? नामांकन पत्र बीजेपी के रद्द क्यों नहीं हो रहे कहीं भी? आप जब देखोगे बनारस से चुनाव लड़ने गए थे तेज बहादुर यादव, आज हमें पूरा 100% हम श्योर हो गए कि तेज बहादुर यादव नरेंद्र मोदी जी को बनारस से हराने का काम करते पिछले चुनाव में, और हराने के साथ साथ उनको कड़ी चुनौती देने का भी काम कर रहे थे।
लेकिन क्या है कि उनका भी पिछली बार नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था। जो भी हिम्मत करता है इनको हराने की, जो भी हिम्मत करता है इनको चुनौती देने की, उनके नामांकन पत्र रद्द किए जा रहे। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। नागालैंड की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। नागालैंड में छह डिस्ट्रिक्ट में 4 लाख वोटरों ने वोट ही नहीं किया। वो वोट क्यों नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है, जिन्होंने इलेक्शन का बायकॉट कर रखा है। उन्होंने एक डिमांड है उनकी कि भाई एक फ्रंटियर नागालैंड नाम से अलग स्टेट बना दिया जाए, 6 डिस्ट्रिक्ट को इनको मिला के। लेकिन वो डिमांड उचित है या अनुचित है वो एक अलग बात है। होम मिनिस्ट्री की एक जिम्मेदारी होम मिनिस्टर जी ने हमारे ने ली थी कि विधानसभा चुनाव होने दो, विधानसभा चुनाव के बाद आपका समाधान कर देंगे। वो खुद कहते हैं कि अमित शाह जी के आश्वासन पे हमने विधानसभा के चुनाव में हमने कोऑपरेशन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। आज इसलिए हम अब इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, जब देश की जनता चुनाव में भागीदार ही नहीं बनेगी, जब देश की जनता वोट ही नहीं डालेगी, और कैसे तानाशाही की तरफ बढ़ेगा देश, और कैसे होती है तानाशाही, और कैसे बढ़ते हैं तानाशाही की तरफ? ऐसे ही तो बढ़ते हैं। आपके हाथ में वो शक्ति, आपके हाथ में से धीरे धीरे खत्म की जा रही है कि आप वोट डालो, और आपकी वोट की ताकत को जीरो किया जा रहा है। बिना विपक्ष के सबको सेट करके चुनाव जीते जा रहे हैं धड़ाले से। और कोई नया व्यक्ति, कोई ईमानदार व्यक्ति हो, उसको ना विपक्ष पसंद करता है, ना कोई पक्ष खत्म करता है पसंद करता है। ये भी बड़े दुख की बात है। आप सोचिए समझिए इस देश में क्या होने लग रहा है। अगर आज आप नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? जागो, पक्ष से भी सवाल करो, विपक्ष से भी सवाल करो, और आप अपने जिंदा होने का, आप अपने इस देश के नागरिक होने का फर्ज को अदा करने का काम करो। धन्यवाद।